हेलो साथियों, मैं आपका दोस्त संजय राजपुरोहित। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 23, 24 एंड आर्टिकल 25 टू 28। हमने अभी तक फंडामेंटल राइट के क्लासिफिकेशन का दो पार्ट देख लिया है। पहला, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 टू 18 तक का हमने देखा। दूसरा हमने देखा राइट टू फ्रीडम 19 टू 22। सो आज हम देखेंगे थर्ड पार्ट ऑफ द थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। सो हमने टोटल फंडामेंटल राइट के 6 क्लासिफिकेशन किए थे। इस टाइप के क्लासिफिकेशन में हमने जो टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट है उनके बेसिस पे हमने इसको क्लासिफाई किया था। तो हमारा तीसरा क्लासिफिकेशन है वो है राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन। इसके बाद में हम राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आज ही हम करेंगे। राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आज करेंगे। एंड लास्ट के दो बचे हुए कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके, सो ये फंडामेंटल राइट का थर्ड क्लासिफिकेशन है, राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24। सो बेसिकली 23 एंड 24 है क्या? एक्सप्लॉयटेशन किसी बॉडीली एक्सप्लॉयटेशन है, फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन है, उसके खिलाफ है। सो इट प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, दैट इज बेगार। सो ये आर्टिकल 23 है वो स्पेशली ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट करता है एंड फोर्स्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है। फोर्स्ड लेबर जो जनरली बेगार बोली जाती है, कोलोक्वियली जनरल बोलचाल की लैंग्वेज में आपको बेगार बोली जाती है, फोर्स्ड लेबर। अभी मैं है ना आपको सिर्फ एक छोटा सा ग्लिम्से दे रहा हूं दोनों ही आर्टिकल का, एंड उसके बाद में हम समझेंगे। ये बेटरली बुक की बता रहा हूं, इसको हम और एक्सटेंडेड वे में अच्छे से समझ लेंगे। सो आर्टिकल 24 कहता है प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स of children below the 14 years, that are employment of the children are prohibited in any factory, any mines. So article 24 against the employment of children, article 23 prohibits the trafficking and begar. Okay, so ये हुआ दोनों आर्टिकल की बात। बेसिक देखिए, आर्टिकल 23 बेसिकली प्रोटेक्ट इंडिविजुअल नॉट ओनली अगेंस्ट द स्टेट बट ऑल्सो अगेंस्ट द प्राइवेट सिटीजन। ट्रैफिकिंग कौन करता है? जो क्रिमिनल्स होते हैं वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, एक जगह से ह्यूमन का ट्रैफिक करके दूसरी जगह पे उसके लिए लेबर, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन काइंड ऑफ। ये वीमेन में ज्यादा होता है, मेन में होता है, वीमेन में ज्यादा होता है। तो उसके लिए वो ट्रैफिकिंग किया जाता है, ह्यूमन का ट्रैफिकिंग किया जाता है। तो यहाँ ये जो क्रिमिनल है ये गवर्नमेंट तो होगा नहीं। सो ये बेसिकली प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी ये लागू होता है। सो हमने बात की थी फंडामेंटल राइट्स है वो प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी लागू होते हैं। तो हमने स्टार्टिंग में बात की थी 15(2), जहाँ पे वो भी लागू होता है कि आप पब्लिक प्लेस, रेस्टोरेंट में किसी की एंट्री पे रोक नहीं लगा सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ the 5 religion, race, caste, sex, place of birth, उसके बेसिस पे आप नहीं रोक लगा सकते। दैट इज ऑल्सो अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज इंडिविजुअल। सेम आर्टिकल 23 इज अगेंस्ट स्टेट एज वेल एज इंडिविजुअल यानी प्राइवेट सिटीजन। So the right under the Article 23 is available to both citizen as well as non-citizen. अभी तक हमने देखा था
सिटीजन और नॉन सिटीजन वाले में तो हमने पाया था कि आर्टिकल 15, 16, 19 अभी तक 3 थे, वही ओनली सिटीजन के लिए थे, बाकी सब सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन के लिए है. सो यू कैन नॉट ट्रैफिक ए मैन हु इज एज ए रिफ्यूजी इज लिविंग हियर, हु doesn't have citizen of the country, citizenship of the country. They can also go to court if human trafficking, forced labor, begar is taking place. So article 23 and 24 is available for both the citizen as well as non-citizen also. One shall not be forced to provide labor or service against his will, even if remuneration is paid. अगर कोई कहे कि मैंने तो इसकी जो लेबर थी उसका रिम्यूनरेशन दे दिया, दैट इज ऑल्सो, अगर रिम्यूनरेशन देके भी आपने लेबर करवाया है किसी की विल के अगेंस्ट में, किसी से उसकी विल के अगेंस्ट में काम करवाया, इवन यू पेड फॉर दिस, देन ऑल्सो दैट विल काउंट एज ए फोर्स लेबर एंड दैट विल कम अंडर द आर्टिकल 23. अच्छा, अब रिम्यूनरेशन की बात आती है. इफ रिम्यूनरेशन इज लेस देन द मिनिमम वेज, इट अमाउंट्स टू फोर्स्ड लेबर अंडर द आर्टिकल 23. सो बोथ थिंग, इफ यू आर गिविंग द रिम्यूनरेशन and the labor is against the will of the providers, then it will count as a forced labor. Again, if you are providing the remuneration and the person is doing on the basis of his bill the labor, but you are providing the remuneration which is less than the minimum wage that is fixed by the government at the state wise and at the center wise, so at the union level, so it will also called as a forced labor. Okay, in MC Mehta versus State of Tamil Nadu case, ये बहुत important case है. MC मेहता तमिलनाडु, MC मेहता साहब ने बहुत सारे चाइल्ड रिलेटेड, राइट्स रिलेटेड बहुत सारे केसेस में इनका पार्टिसिपेंट, स्पेशली चाइल्ड एंड एनवायरनमेंट के लिए. द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द स्टेट अथॉरिटीज शुड प्रोटेक्ट इकोनॉमिक, सोशल, ह्यूमैनिटेरियन राइट ऑफ द मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन वर्किंग इलीगली इन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. सो उनके इकोनॉमिक, सोशल एंड ह्यूमैनिटेरियन राइट्स है, वो स्पेशली चिल्ड्रंस के राइट के रिलेटेड उन्होंने बोला है कि जो चिल्ड्रंस है वो प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर में जो काम कर रहे हैं उनके राइट्स का भी स्टेट को ध्यान रखना होगा. सो अब हम बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है आर्टिकल 23, जो कि आर्टिकल 23 को आपको मोर अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा. ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, कोई बुक्स में डायरेक्टली नहीं मिलेगा. ये मैंने कलेक्ट किए हुए पॉइंट है डिफरेंट प्लेसेस पे, करंट न्यूज़ टिल टुडे मैंने अपडेट करता रह रहा हूँ. सो अभी इसका क्या है, मैनी पार्लियामेंट्री लॉज अगेंस्ट द इमोरल ट्रैफिकिंग इंक्लूडिंग द फ्लेश ट्रेड एंड स्लेवरी. अभी रिसेंट में लास्ट ईयर में पार्लियामेंट ने पास किया है एंटी ट्रैफिकिंग लॉ. उसमें 3 लेयर ऑफ एंटी ट्रैफिकिंग बॉडी बनाने की बात हुई है, स्टेट लेवल, सेंटर, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल. ओके, एंड एंटी ट्रैफिकिंग को एनआईए को भी पावर है कि एनआईए एंटी ट्रैफिकिंग के केस जाके नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये लेटेस्ट, ये आपका लेटेस्ट जो अपडेट है आर्टिकल 23 के रिलेटेड. सो एंटी ट्रैफिकिंग का, और एंटी ट्रैफिकिंग का लॉ बनाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो पार्लियामेंट से पास हो चुका है. ओके, सो ये 2 चीज है. सो मैनी पार्लियामेंट्री लॉ अगेंस्ट द इमोरल ट्रैफिकिंग इंक्लूडिंग फ्लेश ट्रेड, एंड फ्लेश ट्रेड मीन्स लोगों की बोली लगना. कहते हैं हैदराबाद में भी ऐसा फ्लेश ट्रेड होता है, कुछ मिडल ईस्ट की कंट्रीज आके, वो कंट्रीज से कुछ क्रिमिनल आते हैं एंड फ्लेश ट्रेड इज गोइंग ऑन. सो आपने अग्निपथ मूवी देखी होगी, उसमें रॉफ लाला फ्लेश ट्रेड करते हैं. सो बेसिकली वो फ्लेश ट्रेड है. फ्लेश ट्रेड और स्लेवरी के अगेंस्ट में बहुत सारे लॉ काम कर रहे हैं इंडिया में. सो बेसिकली ये आर्टिकल 23 को एनफोर्स करने में हेल्प कर रहे हैं.
Okay, however, any person sentenced to rigorous imprisonment will have to do forced labor on the wage in the jail. So अगर आप बोलेंगे कि एक्सेप्शन क्या है आर्टिकल 23 का, सो आर्टिकल 23 के दो एक्सेप्शन है बेसिकली. पहला कि अगर एक आदमी सेंटेंस्ड है, उसको रिगरियस सेंटेंस दिया गया है कि आपको जेल में रिगरियस सश्रम कारावास, उसमें आपको यू हैव टू डू लेबर इन द व्हेन यू आर इम्प्रिजन्ड, व्हेन यू आर इन द जेल. सो अगर कोई जेल में है तो उसको फोर्स लेबर करना, अगर उसकी विल है या नहीं है, उसको फोर्स लेबर करना पड़ेगा, बिकॉज ही और सी इज sentenced for this, and that is followed by due process of law. and उसी के हिसाब से, बट उनको भी अगर जेल में जो कैदी है वो उनसे फोर्स लेबर करवाया जाता है, उनको भी वेज मिलता है. सो बी अवेयर अबाउट इट. प्रोवाइड एक्सेप्शन, स्टेट में कंपेल ए पर्सन टू रेंडर सर्विस फॉर द पब्लिक पर्पज. स्टेट को कभी पब्लिक पर्पज के लिए सर्विस की जरूरत पड़े तो स्टेट, इवन इमरजेंसी में आपको आर्मी में भी सर्विस की जरूरत पड़े तो आपको बुलाया जा सकता है, एंड देयर इज नो ऑप्शन टू से नो. ओके, सो इस ऐसी कंडीशन में नेशनल सर्विस, पब्लिक सर्विस की कंडीशन में दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन योर फंडामेंटल ड्यूटीज ऑल्सो, कि स्टेट का जब कॉल आए you should be ready to serve the nation. Okay, so that is two exception for the article 23. And recently government come up with the codification of 44 laws of as a 4 wage code, where 4 wage code की आगे 4 wage code हम डिफरेंटली पढ़ेंगे. बेसिकली ये करंट अफेयर में करंट न्यूज है कि ये क्या है, लेबर के रिलेटेड है आर्टिकल 23. फोर्स लेबर की बात करता है, हम लेबर की बात करते हैं, तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं. सो आपका करंट अफेयर आपको कैसे एडजस्ट करना है. सो दिस इज द वे. सो 44 लॉज थे, जो डिफरेंट लॉज थे रिलेटेड टू, दीज वर कॉल्ड लेबर लॉज. सो लेबर लॉज का कॉडिफिकेशन एज ए 4 वेज कोड के रूप में 44 को कन्वर्ट करके 4 वेज कोड के रूप में लाया गया है, और पार्लियामेंट से एक एक करके पास करवाया जा रहा है. एंड कुछ स्टेट है वो रिलैक्स कर रहे हैं रिट्रेंचमेंट में भी, और अभी कोविड के चलते कुछ स्टेट्स है वो ऑर्डिनेंस के थ्रू और डिफरेंट वे से रिलैक्सेशन कर रहे हैं लेबर लॉज में, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से कंपनीज को काम करने की ज़्यादा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देने के लिए, और पर्पस टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पीपल ऑल्सो, एंड इसेंशियल कमोडिटी रिक्वायरमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज, all these things taking consideration, the different wage laws are relaxing, and some in the basically 100 plus there is criteria of 100 plus employees there, then retrenchment law is according to government, so it is relaxing from 100 to 300. So now 300 is count as a basic, so less than 300 people is employed by an institution or a company, then they can have their own retrenchment. Retrenchment मतलब कि बेसिकली कर्टेल और जो एक्सेसिव मैन पावर है उनको रिमूव करना, तो उसी के लिए आपका बेसिक रूल है उनमें रिलैक्स किया जा रहा है. ओके, आर्टिकल 24 का बेसिकली आर्टिकल 24 कहाँ से एम्पावर होता है, आर्टिकल 29E. आर्टिकल 29 का जो ई पार्ट है वो 42nd अमेंडमेंट से आया था. उसमें बोला गया टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स एक्ट, एंड उसके लिए लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट था. फिर आप अगर बात करें कि कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, कमीशन और प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट, ये 2005 का एक्ट है. फिर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ये भी 2005 का 2015 में हुआ, इसको रेडी किया. एंड सेक्शन
375 भी है कि विल के खिलाफ, अगेंस्ट विल, अगेंस्ट द विल अगर किसी की लेबर ली जाए। सो फैक्ट्रीज एंड माइन एक्ट्स, सो आर्टिकल 24 को एम्पावर करने के लिए दीज काइंड ऑफ एक्ट एंड दीज काइंड ऑफ प्रोविजन इज अवेलेबल। एज आई टोल्ड यू, सुप्रीम कोर्ट ने एमसी मेहता केस में कुछ बातें बोली थी, तो उन्होंने बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने एमसी मेहता केस में कुछ गाइडलाइंस दी थी कि एस्टैब्लिश ए चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड, उसमें एक लमसम अमाउंट, उन्होंने सर्टेन अमाउंट है अराउंड 20,000 उस टाइम में बोला है, वो चेंज हो रहा है। सो सर्टेन अराउंड अमाउंट है, वो जो लोग चिल्ड्रंस को एम्प्लॉय कर रहे हैं उनसे पैसा लिया जाए, उनसे कंपेंसेशन लिया जाए और इस फंड में डाला जाए। सो चाइल्ड लेबर की रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था इस फंड के थ्रू की जाए। ओके, सो पहला ये गाइडलाइन दिया। दूसरा उन्होंने बोला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो इस फंड को लुक आफ्टर करेंगे, एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस फंड को लुक आफ्टर करते हुए इंश्योर करेंगे कि चाइल्ड लेबर है वो जो चाइल्ड लेबर यहाँ पे जिस एम्प्लॉय के पास चाइल्ड लेबर पाई गई उनको आप रिप्लेस करेंगे, एंड उसकी जगह उसके अडल्ट फैमिली मेंबर को उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके, कंडक्ट ए सर्वे एंड मेक डाटा, मतलब डाटा कलेक्शन करिए सिविल सोसाइटी की हेल्प से, एनजीओ की हेल्प से, और डिफरेंट सर्वे करवाइए। सो 3 चीजें बोली गई थी। एक चाइल्ड वेलफेयर, चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड बनाना है जिसमें पैसे जो लोग एम्प्लॉय कर रहे हैं चाइल्ड को उनके पास से एज ए पेनल चार्जेस में पैसे लेना है, उसमें वेलफेयर में डालना है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डीएम है, वो अपने लेवल पे इसको लुक आफ्टर करेंगे, एंड ये जो भी चाइल्ड है वो जो एम्प्लॉयमेंट से रिमूव करके उनको उनका रिहेबिलिटेशन किया जा रहा है, तो उनकी फैमिली के एक अडल्ट मेंबर को उस काम पे लगाया जाए। कंडक्ट द सर्वे एंड मेक द डाटा विद द हेल्प ऑफ civil society and NGO. Okay, so this is all about the article 23 and 24 right against the exploitation. Okay, next is right to freedom of religion. Right to freedom of religion, article 26, 25 to 28. article 22, 23 हमने कर लिया, 23 and 24 हमने कर लिया. Okay, so 25 and 25 to 28. So this is very important. We have to understand this by the important thing, that is secularism. So basically secularism इसी पार्ट में implicitly इनिशियल जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें जो सेक्युलर वर्ड आज प्रियम्बल में है वो नहीं था. सो हमारा स्टेट का सेक्युलरिज्म इम्प्लिसिटली फ्रीडम टू रिलीजन से आता है. सो यही बात है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इज इम्प्लिसिट इन द preamble of the constitution. Word secular has been inserted in the preamble by 42nd amendment 1976. So it was not in the starting, it was not in the preamble and anywhere written explicitly. So explicitly written in the preamble after the by the 42nd amendment 1976. उससे पहले इस पार्ट ऑफ इस क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट के थ्रू इम्प्लिसिटली वी वर हैविंग द सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो देयर इज नो स्टेट रिलीजन इन इंडिया. मैं सेक्युलरिज्म पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्युलरिज्म क्या है. अमेरिकन सेक्युलरिज्म, इंडियन सेक्युलरिज्म, Israeli secularism, European secularism, what is difference between these all secularism? So I'll tell you later. So basically देखिए इसको ऐसा बोलते हैं, यूएस की मैं एक बड़ा बड़ा आइडिया देता हूँ आपको. यूएस की सेक्युलरिज्म होती है, उसको मेल्टिंग पॉट सेक्युलरिज्म कहते हैं. मेल्टिंग पॉट होता क्या है, अगर मेरे पास में एक पॉट है, उसमें वो गर्म हो रहा है, नीचे से
और उसमें जो भी डाला जाता है वो मेल्ट हो जाता है। सो कोई भी आदमी किसी भी कलर, किसी भी सोच का, किसी भी कल्चर का आएगा, वो इसमें मेल्टिंग पॉट में रखा जाएगा और वो इसके साथ में घुल मिल जाएगा। सो इसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉट। ओके, ये मेल्टिंग पॉट सेकुलरिज्म है। इस सेकुलरिज्म में आपका मतलब यूएस में बेसिकली ऐसी सेकुलरिज्म है कि आपको कंप्लीट सिंगल कल्चर बन जाता है। आप कोई से भी कल्चरल बैकग्राउंड से जाइए, वहां का एक सेकुलर कल्चर है, वो सिंगल कल्चर है, वो प्रिवेल करता है। बट अगर हम इंडिया की देखें तो इंडिया का क्या है, मोज़ेक सेकुलरिज्म है। मोज़ेक सेकुलरिज्म में क्या है कि एक अलग अलग एक पैटर्न बनता है। जैसे घर में टाइल्स होती है ना, डिफरेंट टाइल्स होती है, उसका अपना एक पैटर्न बनता है। सो अलग अलग लोग हैं, वो अलग अलग जगह पे है, इसको बोलते हैं मतलब अलग अलग, कहीं कलरफुल है, यहाँ डिफरेंट कलर है, वहां डिफरेंट कलर है, एंड दे आर एडजस्टिंग इन ए सिंगल कलर। एक बिगर कलर है, उसके अंदर छोटे छोटे डिफरेंट कलर है। सो दैट इज कॉल्ड द मोज़ेक। यहाँ पे किसी की आइडेंटिटी है, चाहे कितना भी बड़ा कलर हो, किसी की छोटी सी आइडेंटिटी है, दैट विल सी एक अलग से वो दिखेगी। मोज़ेक यानी डिफरेंट मोज़ेक को बोलते हैं धारीदार, धब्बेदार। सो अगर एक कपड़ा है, समझो आपका रेड कलर का शर्ट है, उसमें छोटे बड़े डिफरेंट कलर के फ्लावर्स बने हुए हैं, दैट इज कॉल्ड मोज़ेक। सो मोज़ेक में क्या होगा, कोई भी अपनी एक आइडेंटिटी के साथ आएगा, वो अपनी एक आइडेंटिटी के साथ आएगा और उसका वो अपना एक कलर बना देगा इसमें अलग से, उसका अपना एक आइडेंटिटी है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड मोज़ेक। अगर यूरोपियन की बोले तो उसको सैलेड बोलते हैं, सैलेड काइंड ऑफ सेकुलरिज्म। सो सैलेड काइंड ऑफ सेकुलरिज्म में क्या होता है कि आपका एक प्लेट है, उसमें यहाँ पे खीरा रखा है, यहाँ पे आपका अंगूर रखा है, ग्रेप्स है, पोमोग्रेनेट है, डिफरेंट। सो आपका जैसे सैलेड होता है, उसमें डिफरेंट 3-4 वेराइटीज होती है। सो वह सेकुलरिज्म में मतलब कुछ स्पेसिफिक वेराइटीज है, वो रखी होती है, वो मिलके एक सेकुलरिज्म बनाता है। सो इंडिया का सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि आपका मोज़ेक है, इसका मतलब ये है कि स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं है। बट स्टेट का इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट है वो किसी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि स्टेट हर रिलीजन को सपोर्ट करेगा। जितने भी इसमें जितने भी कॉर्नर में स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक के कलर है, उन सारे कलर्स को सपोर्ट करेगा स्टेट, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, सब कलर को सपोर्ट करेगा। बट स्टेट किसी को एज ए अपना ओन नहीं करेगा कि ये फुल एंड फाइनल स्टेट का कलर है। सो एवरी कलर विल बी respected by the state. It means that state will not establish a religion of its own, nor will it confer the patronage upon any particular. भाई स्टेट ये नहीं कहेगा हम आया तो इसको सपोर्ट करूंगा, मैं इसको सपोर्ट करूंगा, या फिर इनको मिला के मैं एक नया कलर बनाऊंगा। दैट इज नॉट। सो दिस इज इम्प्लिसिट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। इसका इम्प्लिसिट फॉर्म क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको आप और मेजरली समझेंगे तो इन जो आर्टिकल है 25 to 28, उसी में उसका मीनिंग निकल के आ जाएगा। द स्टेट विल नॉट कंपेल टू एनी सिटीजन टू पे एनी टैक्स फॉर प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के या रिलीजन के मेंटेनेंस में या उसके प्रमोशन के लिए स्टेट किसी से कोई भी प्रकार का टैक्स नहीं लेगा। यानी कि आप किसी भी प्रकार के टैक्स के, दिस इज कॉल्ड द फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ एनी टैक्स, द प्रोसीड ऑफ विच आर यूज्ड फॉर द प्रमोटिंग एनी पर्टिकुलर रिलीजन, नाइदर लेवी नॉर एप्रोप्रिएशन इज अलाउड। सो ना तो उसको ले सकते ना एप्रोप्रिएशन कर सकते हैं, ऐसा कोई टैक्स नहीं डाल सकते। बट इसमें एक्सेप्शन है। इसमें एक्सेप्शन क्या है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन द टैक्स एंड फीस। सो फीस ली जा सकती है। फीस क्या होती है, कोई सर्विस आपको स्टेट ने कोई सर्विस दी, सो
अगर देवस्थान विभाग है वहां पे फीस अप्लाई होती है, तो वो क्या होती है, आप एक फीस ले रहे हो, उसके बदले में आप इसको प्रमोट कर रहे हो। सो अगर आपको फिक्स जगह पे कोई रिलीजियस पर्टिकुलर स्थान पे जाना है, वहां की टिकट लेनी है, वो टिकट एज ए टैक्स नहीं है, वो एज ए फीस है, और वो फीस है वो वापस यहाँ पे लगाई जा रही है। सो फीस इज फॉर द, आप अपने एंजॉय के लिए जा रहे हो, सो यू आर टेकिंग ए सर्विस, सो अगेंस्ट द सर्विस देयर इज फीस इज ओके, टैक्स इज नॉट। सो अगर क्वेश्चन आ जाए कि स्टेट कैन हैव ए फीस on a religious activity for promoting a religious activity, yes it can, but tax क्या होता है कि स्टेट एक्सट्रैक्ट करता है और वो एक प्रोसीड बनाता है स्टेट के अपने एक्सपेंडिचर को चलाने के लिए। सो स्टेट को अपने आप को चलाने के लिए जो टैक्स है, एक्सपेंडिचर है, वो नहीं लेगा, बट फीस इज ओके। सो आर्टिकल 27 का इम्प्लिसिट मतलब क्या है कि स्टेट है वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को पेट्रोनाइज नहीं देगा, बेसिकली प्रमोट नहीं करेगा, ना ही अपना कोई रिलीजन होगा, रिलीजन के नाम पे कुछ नहीं लेगा। नो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन shall be provided in any educational institution wholly or run by the state fund। आर्टिकल 28 बोलता है, 28 में 3 बेसिक बातें हैं कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन है वो अगर स्टेट खुद चला रहा है, यानी स्टेट से कंप्लीटली स्टेट चला रहा है, स्टेट के पैसे से चल रहा है, उसमें कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं होंगे कि कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन हो कि अभी हम शुरू करने से पहले पूजा करेंगे, पूजा करके शुरू करेंगे। सो ऐसा कुछ फिक्स रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नहीं होंगी, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं होगा। अगर कोई एडेड है, गवर्नमेंट उसको एड दे रहा है, यानी गवर्नमेंट उसको फंड कर रहा है पैसा और कुछ वो अपने आप से चला रहा है, तो भी वहां पे अगर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इम्पार्ट किए जा रहे हैं तो कोई भी आदमी को जो वहां पे कैंडिडेट है, जो उस इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसमें अगर कोई बंदा है वो नहीं चाहता कि वो कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे, तो नोबडी कैन कंपेल हिम टू फॉलो इट। ओके, पहला स्टेट है वो अपने इंस्टीट्यूशन में तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देगा ही नहीं। अगर कोई एडेड है जिसको फंड कर रहा है, उसमें भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है, तो नोबडी इज कंपेल्ड। एंड थर्ड, अगर कंप्लीटली प्राइवेट है इवन, और वहां पे भी किसी को कंपेल नहीं किया जा सकता कि दे हैव टू फॉलो एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। ओके, आर्टिकल 25 क्या कहता है? 25 इज वेरी पॉपुलर। आर्टिकल 25 सेज दैट every person is guaranteed the freedom of conscience and freedom of profess, practice and propagate, practice and propagate his own will। so कोई भी अपने कॉन्शियस के हिसाब से, अपनी विल के हिसाब से उसको फ्रीडम है कि वो कोई सा भी रिलीजन प्रोफेस कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, और उसको प्रोपोगेट यानी आगे फैला भी सकता है। बट प्रोपोगेट बड़ा कंट्रोवर्शियल है फैलाने का लेके, को बहुत सारे इश्यू है। कल भी मैं देख रहा था IMA पे, अभी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पे एक FIR हुई है जिसमें उन पे ये आरोप लगा है उनके हेड पे कि वो बेसिकली एक पर्टिकुलर रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए कुछ इलीगल तरीके अपना रहे हैं। सो दैट इज प्रोपोगेट इज द क्वाइट कंट्रोवर्शियल थिंग। So under Article 25 gives right only to spread or dissemination tenets of the religion, but it would not include the right to convert another। ये आपको 100% राइट नहीं प्रोवाइड कराता कि आप किसी को भी कन्वर्ट कर दे। कन्वर्ट करने के मतलब, कन्वर्ट करने के मीन्स आपके फोर्सफुली ना हो, फ्रॉड ना हो, किसी को एल्यूरमेंट यानी लालच देके नहीं आप करवा सकते। हाँ, अगर कोई वॉलंटरी कन्वर्जन कर रहा है दैट इज ओके। ओके, सो दैट इज द पार्ट ऑफ दिस। एंड देन वी विल सी आर्टिकल 26 प्रोवाइड्स राइट टू एवरी रिलीजियस ग्रुप और डिनोमिनेशन। देखिए आजकल है ना, बीच में मैंने बहुत सारा देखा था कि वायरल एक स्पेसिफिक अपने आप को हिस्ट्री का प्रोफेसर कहता है, और स्पेसिफिक कोई बंदा है, आई शुड नॉट टेक द नेम, वो कहते हैं कि भाई साहब आर्टिकल 30 है वो, उसमें ना
माइनॉरिटी को स्पेशल राइट दिए हुए हैं और हम लोगों को कोई राइट नहीं है मेजोरिटी के पास, एंड वी कैन नॉट हैव एनी इंस्टीट्यूशन. सो ही इज रॉन्ग बेसिकली. यहाँ पे आपको आर्टिकल 26 में सबको कोई भी रिलीजन हो, कोई भी डिनोमिनेशन हो, सो ये बेसिकली सभी को सपोर्ट करता है. कोई भी डिनोमिनेशन का मतलब कल्ट है, सेक्ट है, कोई सा भी हो, जैसे आनंद मार्गी वगैरह. लाइक टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन द इंस्टीट्यूशन फॉर द रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पज. सो कोई भी आपका रिलीजन, सेक्ट या डिनोमिनेशन है, यू कैन हैव योर ओन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन. सो बहुत सारे मठ है, बहुत सारे बड़े बड़े टेम्पल्स है, सो वो अपने बहुत सारे चैरिटेबल ट्रस्ट है, वो अपने एस्टैब्लिश कर सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं. टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन मैटर ऑफ द रिलीजन. रिलीजन के मैटर में वो अपना अफेयर खुद मेंटेन कर सकते हैं, गवर्नमेंट का उसके ऊपर कोई कंपल्सन नहीं है. टू ओन, एक्वायर, मूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टी. सो उसी ट्रस्ट के नाम पे, उसी इंस्टीट्यूट के नाम पे, रिलीजियस इंस्टीट्यूट के नाम पे कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, यानी कि जमीन खरीद सकते हैं, उसके ऊपर प्रॉपर्टी बना सकते हैं. मूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है. टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ. लॉ ऑफ द लैंड के हिसाब से उस प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर्ड भी कर सकते हैं. ठीक है. सो ये हुआ आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन. फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, उसके 3 बेसिक चीजें हैं जिस ये एब्सोल्यूट नहीं हो सकता राइट, उसमें रेस्ट्रिक्शन है बेसिकली. सो पहला है रिलीजन लिबर्टी इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ. इन द नेम ऑफ रिलीजन one cannot practice untouchability, there cannot be indecent dressing, one cannot forcibly convert another person. Right to wear kirpan is acceptable in the Sikh community, but not any number of the kirpan. So public order, morality और health को ध्यान में रखते हुए आपको इसको राइट टू फ्रीडम को देखना होगा. अगर आप कहें कि रिलीजन में मेरे को लिबर्टी है, मैं सिख धर्म का फॉलोअर हूं, सो मैं जितनी चाहूं उतनी कृपान रख सकता हूं, नहीं, आपको फिक्स किया हुआ उतना ही रखना होगा. इनडिसेंट ड्रेसिंग कर ले, नहीं. अनटचेबिलिटी की मेरा तो हिंदू रिलीजन है और हमारा तो ये प्रैक्टिस है, सो वी विल फॉलो अनटचेबिलिटी. नो, इवन वी कैन नॉट प्रीच अबाउट द अनटचेबिलिटी, इट इज इलीगल. ओके. अगेन another, economic, financial and political and secular activity need to be regulated associated with the religious practice. So religious practice से related अगर political, secular और economic activities है, उनको भी regulate किया जा सकता है. जैसे अगर sacrifice of cow is not essential part of the Bakrid festival, so ban on the slaughter is valid. So that is we need to keep in mind. If we talk about the social welfare and social reform, so if the question will come that the social reform and social welfare is there, then the religion should put on the back burner. कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें सती प्रथा की, देवदासी प्रथा की, polygamy in Hindus, these are not essential part of the religion. So ये भी एक है, बहुत सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे डिसीजन दिए हैं इसेंशियलिटी के ऊपर, कि कुछ चीजें हैं जो इसेंशियल, ये इसेंशियलिटी डॉक्ट्रिन है कि ये इनके बिना ऐसा नहीं होता कि रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं की जा सकती है, ये रिलीजन का इसेंशियल पार्ट है. उसी के बेसिस पे ट्रिपल तलाक का भी लेटेस्ट एग्जांपल है, ट्रिपल तलाक का डिसीजन कि ये इट इज नॉट इसेंशियल प्रैक्टिस, इट इज डेरोगेटरी टू द विमेन, इट इज नॉट इसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ द इस्लाम. ओके, सो दैट्स व्हाई it called the unconstitutional and void. So that is all about this both part, the right against the exploitation and right of the freedom of religion. Okay, thank you. लास्ट में मैं यही कहूँगा, बहुत सारे लोग इसको देख रहे हैं
अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं रेगुलरली, और ये मुझे भी मॉरली सपोर्ट करता है, बूस्टअप करता है कि मैं अपने कंटेंट को और अच्छा बनाऊं। अगर आपको कोई फीडबैक लगे तो आप नीचे कमेंट में अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।